लास्ट वीडियो में हमने कार्सिनोमा की बात की थी, डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन सिटू की भी बात की थी और इन्वेसिव की भी। अब हमने इस वीडियो में स्ट्रोमल ट्यूमर की बात करनी है। तो स्ट्रोमल ट्यूमर आपको पता है जो स्ट्रोमा में बनेगा, और स्ट्रोमा ब्रेस्ट में दो तरह का होता है, इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा भी होता है और लोब्यूलर स्ट्रोमा भी होता है। ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई थी। अब स्ट्रोमल ट्यूमर भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा में बने हैं तो इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर होगा, अगर इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा में बना है तो वो इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमल ट्यूमर होगा। इंटरलोब्यूलर दो तरह के होते हैं, फाइब्रो एडिनोमा है और फाइलोड्स ट्यूमर है। ठीक है, और जो इंट्रालोब्यूलर इनके सिर्फ आपको नाम आने चाहिए, वरना इनकी डिटेल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम इनके क्या है, मायोफाइब्रोब्लास्टोमा, लाइपोमा, फिब्रोमाटोसिस है और एंजियोसार्कोमा है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये इंट्रालोब्यूलर है। एंजियोसार्कोमा, फिब्रोमाटोसिस और मायोफिब्रोब्लास्टोमा, लाइपोमा। जो इंटरलोब्यूलर है ना, फाइब्रोएडिनोमा और फाइलोड्स ट्यूमर, इनको हमने डिटेल में देखना है। फाइब्रोएडिनोमा की मोर्फोलॉजी पढ़ने से पहले पिक्चर देखते हैं। ये ग्रोस इसका इमेज है, ग्रोस में आपको क्या नजर आ रहा है, ग्रे वाइट नजर आ रहा है ना, और रबरी सा एक मैस है, तो रबरी ग्रे वाइट होता है ये ग्रोस पे। और अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी पे आपको इस तरह से नजर आता है। अब इसमें आपने एक चीज़ जो है वो नोटिस करनी है कि कनाल्स आपको कैसी नजर आ रही हैं। अब जो स्ट्रोमा होता है, अब इसमें ना सिंपली ये होता है फाइब्रोएडिनोमा में कि ग्लैंड्स होते हैं और ग्लैंड्स को स्ट्रोमा ने सराउंड किया होता है। तो इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न में क्या होता है कि स्ट्रोमा ने ग्लैंड्स को इस तरह से सराउंड किया होता है कि उसने ग्लैंड्स को ना डिस्टोर्ट ही कर दिया होता है। मतलब ग्लैंड्स का ल्यूमन बहुत ख़राब हो जाता है, क्लेफ्ट लाइक स्पेसिस बची रह जाती हैं, क्योंकि जो स्ट्रोमा है ना वो ग्लैंड्स को डिस्टोर्ट करे है, उनके ऊपर चढ़ा हुआ है एक हिसाब से। तो ये इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न होता है कि जो स्ट्रोमा है वो ग्लैंड्स को डिस्टोर्ट कर देगा और क्लेफ्ट लाइक स्पेसिस बन जाएंगी। जो पेरिकैनालिकुलर पैटर्न होता है ना स्ट्रोमा का, पेरिकैनालिकुलर में क्या होता है कि जो स्ट्रोमा है वो सिर्फ ग्लैंड्स को सराउंड करता है, लेकिन उसके ल्यूमन को कुछ नहीं करता। ल्यूमन जो है वो इंटैक्ट रहता है, ल्यूमन डिस्टोर्ट नहीं होता। तो आपने माइक्रोस्कोपी जो है फाइब्रोएडिनोमा की, उसमें ये पैटर्न जरूर मेंशन करना है कि इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न भी हो सकता है, पेरिकैनालिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर जो स्ट्रोमा है वो ग्लैंड्स को कंप्रेस कर रहा है, ग्लैंड्स को डिस्टोर्ट कर रहा है, और जो ग्लैंड्स हैं वो आपको क्लेफ्ट लाइक स्पेसिस की तरह नजर आ रहे हैं, तो वो होगा इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न। लेकिन अगर स्ट्रोमा सिंपली ग्लैंड्स को सराउंड कर रहा है और उनको डिस्टोर्ट नहीं कर रहा, उनका ल्यूमन बिल्कुल ठीक है, तो वो हमारे पास पैटर्न होगा पेरिकैनालिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो अब इसकी मॉर्फोलॉजी को रीड कर लेते हैं। ग्रोस में क्या है, क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है, बहुत वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और दिखने में कैसा नजर आता है, रबरी ग्रेश वाइट, जैसे ये पिक्चर यहाँ पे देखी थी। माइक्रोस्कोपी पे एक तो आपको पता चलेगा कि इसमें स्लिट लाइक स्पेसिस होती हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रोमा होता है, तो जो हमें इसकी ग्लैंड्स हैं वो स्लिट लाइक स्पेसिस नजर आते हैं। स्ट्रोमा इसमें मैक्सोइड होता है। ठीक है, और स्ट्रोमा क्या करता है, एपिथेलियम को सराउंड करता है। अब वो सराउंड कर सकते हैं या तो पेरिकैनालिकुलर पैटर्न से जिसमें ग्लैंड्स जो है उसके ल्यूमन ठीक रहेगा, और या इंट्राकैनालिकुलर पैटर्न में जिसमें ग्लैंड्स का ल्यूमन डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइलिनाइजेशन। तो ये इसकी सिंपल फाइब्रोएडिनोमा की मोर्फोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोर्फोलॉजी है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इन पिक्चर्स को याद रखना है, इससे आपको मोर्फोलॉजी याद रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो 20s और 30s में ये बनता है ट्यूमर, और ये जो होते हैं ना प्रेगनेंसी में यूजली बनता है। तो अगर आपको सिनेरियो मेंशन हो कि प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको एक मैस फील हो रहा है ब्रेस्ट में, और आफ्टर डिलीवरी वो मैस जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो वो यूजली फाइब्रोएडिनोमा ही होता है। अब दूसरा जो बिनाइन ट्यूमर है इंटरलोब्यूलर स्टोमा का, वो फाइलोड्स ट्यूमर है। इसको फाइलोड्स इसलिए कहते हैं, इसमें ना जो लीफ लाइक होती हैं प्रोटूइन, तो ये इसकी ग्रोस अपीयरेंस से आपको क्या नजर आएगी, तो आपको इसमें नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। ठीक है, नोड्यूलर इसकी अपीयरेंस होती है। दूसरा आपको इसमें लीफ लाइक, ये जिस तरह से लीफ में स्पेसिस होती है ना, तो वैसे आपको इसमें टिश्यूज नजर आ रही हैं, प्रोटूयंस नजर आ रही हैं लीफ लाइक। ठीक है, ये देखें लीफ लाइक है ये। तो एक तो इसमें आपको लीफ लाइक प्रोटूयंस नजर आती हैं, दूसरा आपको इसमें नोड्यूल्स नजर आते हैं। तो फाइलोड्स ट्यूमर क्या है, बल्बस प्रोटूयंस होती हैं जो लीफ लाइक होती हैं, या नोड्यूल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सेलुलैरिटी, क्योंकि ये ट्यूमर है तो सेल्स भी ज्यादा होंगे, माइटोसिस भी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी होगी, तो सिंपली जो टिपिकल फीचर होते हैं ट्यूमर के वही लिख देने। लेकिन ये एक लाइन इंपॉर्टेंट थी कि अगर जो फाइलोड्स ट्यूमर है वो लो ग्रेड हो, यानी उसमें जो है वो एटीपिया ज़्यादा ना हो, वो लो ग्रेड हो, प्लियोमॉर्फिज्म कम हो, तो वो फाइब्रोएडिनोमा से रिजेंबल करता है। क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा में हमने देखा था ना कि ग्लैंड्स मौजूद थे और स्ट्रोमा ने उसको सराउंड किया हुआ था, तो वो इस जैसा नजर आता है अगर वो लो ग्रेड हो। लेकिन अगर ये हाई ग्रेड हो तो ये रिजेंबल करता है सार्कोमा से। ठीक है, तो ये चीज़ एक आपने याद रखनी है। अच्छा, फाइलोड्स ट्यूमर के बाद हमारा ब्रिस्ट का जो भी टॉपिक्स है वो खत्म हो जाते हैं, और अब हमने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने इसलिए ऐड किए थे ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ी रिवाइज हो जाए, और आपको एक्टिव रिकॉल भी हो जाए, और आपको ये यकीन भी आ जाए कि आपको टॉपिक समझ आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि 36 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको ब्लडी डिस्चार्ज। अब निपल से ब्लडी डिस्चार्ज, मैंने पूरे ब्रिस्ट के टॉपिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन किया था जिसमें ब्रिस्ट में ब्लडी डिस्चार्ज होता है, और वो था कि जब पैपिलोमा बनता है, इंट्राडक्टल पैपिलोमा। अब हमने पैपिलोमा कब पढ़ा था, जब हम पढ़े थे प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स ब्रिस्ट के, तो वहां पर हमने देखा था प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स विदाउट एटीपिया, जिसमें एटीपिया नहीं होता, उनमें एक इंट्राडक्टल पैपिलोमा था और उसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब सेकंड एमसीक्यू से 28 ईयर ओल्ड वुमेन है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास आई है, और उसको ना एक ब्रेस्ट में एक लंप फील हो रहा है। फिजिशियन उसको पैल्पेट किया तो उसको एक फ्रीली मूवेबल मैस मिला है
वो सेंटीमीटर का। और आफ्टर द बर्थ ऑफ टर्म इन्फेंट, मतलब जब बर्थ के बाद वो मैस जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो प्रेगनेंसी में मैस अपेयर हुआ है, 20s में फीमेल की एज है, और आफ्टर डिलीवरी वो डिसअपेयर भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 क्या, 30-year-old वुमेन है, उसको एक ट्रोमेटिक ब्लो हुआ है। तो ट्रोमा की हिस्ट्री ब्रिस्ट के किस इंजरी में थी, ब्रिस्ट के किस डिजीज में थी, ट्रोमा की हिस्ट्री वो बाकी तो आप पढ़ सकते हो ना, बाकी भी स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहीं पर डायग्नोसिस बता रही हूँ, क्योंकि ट्रोमा की हिस्ट्री मिले तो यूजुअली जो आपका डायग्नोसिस है वो फैट नेक्रोसिस का होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो 55-year-old मैन है और उसमें बायलेटरल ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट होगी, यानी गायनिकोमेस्टिया हो गया। अब उसको गायनिकोमेस्टिया हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया है तो इन्लार्जमेंट सिमेट्रिकल है, पेनफुल नहीं है, और पेशेंट ओबीस भी नहीं है, कोई मेडिकेशन भी नहीं ले रहा। तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसका आंसर है सिरोसिस। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है लिवर जो है ना उसका एक काम होता है कि उसने मेटाबॉलिज्म कराना होता है। अब एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी लिवर में हो रहा होता है, तो जो थोड़ा बहुत उस पर्सन में एस्ट्रोजन बन रहा होता है लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, लेकिन उस मेल में अगर सिरोसिस हो जाए, लिवर काम करना छोड़ दे, तो वो जो एस्ट्रोजन है वो जमा होता जाएगा उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से उसको गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 44-year-old वुमेन है, अपने फिजिशियन के पास आई है क्योंकि उसको ब्रेस्ट में एक लंप फील होता है। द फिजिशियन पैल्पेट इरेगुलर मैस है अपर आउटर क्वाड्रेंट में, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट में ही यूजुअली कैंसर होता है ब्रेस्ट का, और कोई स्किन लेजन भी नहीं है। तो ग्रोस अपीयरेंस उसकी यहाँ पर वो कह रहा है, आपको पिक्चर में दिखाई हुई है। तो हमें एडिशनल फाइंडिंग बताएं कि हमें क्या फाइंडिंग मिल सकती है। तो ये बहुत आसान टिपिकल सिनेरियो है कि अगर ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में कैंसर शुरू हो गया है तो वो स्प्रेड होकर सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले इसका लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, और लिम्फेटिक स्प्रेड इसका होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, तो एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी एडिशनल फाइंडिंग हमें मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि 47-year-old वुमेन है, उसने नोटिस किया कि एक रेड स्केली एरिया है, तो स्किन रेड स्केली हो गई है। इसके अलावा आपको एक्जिमेटस स्किन मिल रही है। ठीक है। और एरियोला की लेटरल फिगर आपको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस फिगर में दिखा दी है। तो हमें बताएं कि क्या डायग्नोसिस है। तो रेड स्केली एरिया है और एक्जिमेटस स्किन है, तो ये यूजुअली पेजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 27-year-old वुमेन है, उसको एक लंप फील हो रहा है ब्रेस्ट में, नॉर्मल उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और फिजिशियन जब पैल्पेट किया तो इरेगुलर फिम एरिया था बीनीथ द एरियोला, मैस पेनफुल नहीं है और फिम भी नहीं है, कोई लेयन नहीं है ओवरऑल स्किन पे, ओवरलाइंग स्किन पे, मतलब पेजेट डिजीज नहीं है, और एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी भी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक एविडेंस हमें नजर आ रहा है। माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या नजर आया है कि जो डक्ट्स हैं वो इंक्रीज कर गई हैं, नंबर 1 यानी एडिनोसिस। ठीक है। उसके बाद डक्ट्स कंप्रेस भी हो गई हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, यानी फिब्रोसिस। और नंबर 3 के डक्ट जो है वो डायलेट भी हो गई हैं, उनमें एपोक्राइन मेटाप्लेजिया यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन, फिब्रोसिस, एडिनोसिस ये टिपिकल फीचर थे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के। तो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज उसको हो गई है, ये हमारा डायग्नोसिस है। तो यहाँ पर हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी खत्म होती है। अगर आपने और ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी हो तो आप रॉबिन्स रिव्यू से कर सकते हो, जितनी चाहे करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनल मोर्फोलॉजीज इंशाल्लाह।